नहीं कर सकते। तो आज का जो टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी, रणनीतिक स्तर। रणनीतिक स्तर को जानने के पहले हम सबको एक बात स्पष्ट रूप से समझनी पड़ेगी। जैसा कि मैनेजमेंट की पढ़ाई के दौरान आप सबने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को पढ़ा होगा, उसमें भी जो मैनेजमेंट का लेवल है, मैनेजमेंट का जो स्तर है, प्रबंध का जो स्तर है, उसको समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे रखा हुआ है। उसकी सहायता से मैं आपको यहाँ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टैंक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करें। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो बिजनेस है, बिजनेस का स्वरूप काफी बड़ा है। आज जो मार्केट लीडर्स हैं, मार्केट में जो कंपनियां टॉप परफॉर्मर हैं, टॉप लेवल पे बनी हुई हैं, वो टॉप पे क्यों एग्जिस्ट करती हैं? क्योंकि उनकी जो स्ट्रेटजी है वो सफल हुई है। इसलिए उनके ही स्ट्रेटजी को समझना ज्यादा हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो जो टॉप लेवल की कंपनीज हैं, यदि उनकी बात करें, जैसे रिलायंस ग्रुप है, उसमें भी मुकेश का ग्रुप अलग है, अनिल अंबानी ग्रुप अलग है। ऐसे ही टाटा सन्स, क्योंकि टाटा बहुत पुरानी कंपनी है, रिलायंस से भी पुरानी कंपनी है। टाटा सन्स के नाम से, यानी इसका जो टॉप हेड है, या जो मैनेजमेंट का सबसे ऊपर का जो लेवल है, या जो मेन कंपनी है, उसका नाम है टाटा सन्स। टाटा सन्स के नाम से पूरे टाटा का जो बिजनेस है वो चलाया जाता है। अभी टाटा के बिजनेस की यदि बात करें, तो टाटा के बिजनेस जो सेगमेंटेशन है, बिजनेस का जो सेगमेंटेशन है, वो मल्टीपल सेगमेंट्स में है। लाइक सबसे ज्यादा जो सेगमेंट सबसे ज्यादा टाटा के नाम से जाना जाता है, जिसकी छाप हमें हर जगह देखने को मिलती है हमारे आसपास सराउंडिंग, वो है टाटा मोटर्स। दूसरा टाटा स्टील। ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज हैं, यहाँ कुछ की मैं बात करता हूँ। तनिष्क का नाम सुना होगा, ज्वेलरीज के लिए टाटा का ही है तनिष्क। ऐसे ही टाटा नमक, टाटा टी, यानी एफएमसीजी सेक्टर में भी टाटा की अच्छी खासी पकड़। ऐसे और भी बहुत सारे, जैसे टीसीएस है। लेकिन यहाँ समझने के लिए, जैसे मेन कंपनी कौन सी है, तो टाटा सन्स है। और इसके बहुत सारे सेगमेंट हैं, बहुत सारे बिजनेस यूनिट्स हैं, स्टैटिस्टिकल बिजनेस यूनिट्स हैं। और इसमें भी यदि बात करें, तो जैसे टाटा मोटर्स है, तो टाटा मोटर्स का भी सेगमेंटेशन है। और टाटा मोटर्स में भी यदि बात करें, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग का अलग विभाग होगा, जो गाड़ियों का निर्माण वगैरह करता है। मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, जो सेल या एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग के जो कॉन्सेप्ट है उनको देखता है, या उनसे संबंधित जो मामले हैं उनकी देखरेख करता है, या उनके लिए मैनेजमेंट का काम करता है, प्रबंध का कार्य करता है। थर्ड हो सकता है फाइनेंस का है, एचआर है। ऐसे बहुत सारे बिजनेस यूनिट में भी सेगमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो यहाँ भी जैसे टाटा मोटर्स में ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे ही टाटा स्टील में भी डिपार्टमेंट होंगे, ऐसे ही तनिष्क के पास भी ऐसी ही व्यवस्था होगी। और एफएमसीजी की भी बात करें, तो वहां पे भी एफएमसीजी में जो जो अलग अलग यूनिट्स हैं, उनमें ऐसे ही डिपार्टमेंट्स होंगे, सेगमेंट होंगे। यहाँ यह बताने का हमारा अभिप्राय यह है कि जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, वह एक स्तर पे नहीं है। आज बड़ी यूनिट्स में जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, वह 3 प्रकार से क्लासिफाई है।
यानी जो फर्स्ट स्टेप है, जैसे टाटा सन्स की बात करें, जो इस सारे टाटा ग्रुप की पेरेंटल कंपनी है, वह लेवल 1 का मैनेजमेंट है। दूसरा, जो अलग अलग इसकी सब यूनिट्स हैं, जैसे मोटर्स का अलग कोई देखता है, टाटा स्टील अलग है, तनिष्क अलग है, एफएमसीजी अलग है, और सारे टीसीएस अलग है। तो ये अलग अलग जो स्ट्रेटजिकल यूनिट्स हैं, स्ट्रेटजिकल बिजनेस यूनिट्स हैं, इनका जो मैनेजमेंट है वो लेवल 2 का मैनेजमेंट होता है। ऐसे ही थर्ड लेवल की बात करें, अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, तो वह कहलाता है थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यानी पूरा जो थिंक टैंक है, जो किसी कंपनी का जो थिंक टैंक है, उसको अगर हम क्लासिफाई करें, उनका वर्गीकरण करें, तो उसके 3 रूप देखने को मिलते हैं। लेवल 1 टॉप लेवल जिसे कहते हैं, लेवल 2 मॉडरेटेड लेवल या मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एंड थर्ड इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। स्ट्रेटजिक लेवल की जब हम बात करते हैं, लेवल ऑफ स्ट्रेटजी की जब हम बात करते हैं, रणनीति की जब बात करते हैं, पॉलिसी फॉर्मेशन की जब बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तीनों स्तर जो है वो स्ट्रेटजी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये तीनों स्तर जो है वह रणनीति को प्रभावित करते हैं। इसीलिए जो स्ट्रेटजीज के लेवल्स हैं, वह 3 स्तर के हैं, उनके भी 3 लेवल हैं। पहला, अगर टॉप लेवल की बात करें तो इसको कहते हैं कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी, ये टॉप लेवल स्ट्रेटजी होता है। दूसरा, जो अलग अलग बिजनेस यूनिट्स होती हैं, अलग अलग स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट्स होती हैं, उनके लिए बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी होती है। एंड थर्ड होता है ऑपरेशनल और फंक्शनल लेवल, जो बिल्कुल रूप या बॉटम लेवल पे जो ऑपरेशंस को मैनेज करता है, अलग अलग क्रियाओं को संपादित करता है, उसके लिए जो अथॉरिटीज होती हैं, उसके लिए जो हेड्स होते हैं, उसके लिए जो पर्सोनल्स होते हैं, उनको हम ऑपरेशनल या फंक्शनल पर्सोनल्स कहते हैं। और इस लेवल पे जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है, या जो स्ट्रेटजी इस लेवल से संबंध रखती है, उसको ऑपरेशनल या फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी कहते हैं। तो इस प्रकार से लेवल ऑफ स्ट्रेटजी 3 हुई: कारपोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, और ऑपरेशनल लेवल या फंक्शनल लेवल। वहीं अगर टॉप लेवल या कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी के संबंध में यदि हम विचार करें, तो इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, कौन कौन सी अथॉरिटीज होती हैं, तो इसमें होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनसे ये संबंधित है। कंपनी के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, किसी किसी कंपनी में इसी को एमडी कहते हैं, कुछ अलग नामों से भी इनको बुलाया जाता है। टॉप एग्जीक्यूटिव्स, टॉप लेवल मैनेजर्स, इन सब से मिल करके, या इनमें से जैसे कोई कंपनी है तो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही टॉप लेवल स्ट्रेटजी को बनाता है या टॉप लेवल स्ट्रेटजी से संबंध रखता है। कहीं पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीईओ की व्यवस्था है, एमडीज की व्यवस्था है, तो ये दोनों मिलकर के टॉप लेवल या कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी को इन्फ्लुएंस करते हैं। कहीं पर थोड़ा और क्लासिफाइड है, कुछ और पर्सोनल टॉप लेवल पे काम करते हैं। तो इस प्रकार से टॉप लेवल स्ट्रेटजी या कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी जो है, इन पर्सोनल्स के द्वारा
प्रभावित होती है। और ये नॉर्मली काम कहाँ करते हैं? तो हेड ऑफिस में। हर कंपनी का एक हेड ऑफिस होता है। किसी भी बिजनेस की बात करें तो उसका एक हेड ऑफिस होता है, जहां से उसके सभी सेगमेंट को, सभी बिजनेस यूनिट्स को गवर्न किया जाता है, जहां पर इसका टॉप लेवल थिंक टैंक काम करता है, जहां पर पूरे बिजनेस की रिपोर्टिंग होती है एक साथ कंबाइंड रूप में। उसको कहते हैं हेड ऑफिस। अब सेकेंड लेवल स्ट्रेटजी की बात करें, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, तो अलग अलग सेगमेंट के लिए, अलग अलग बिजनेस के लिए डिपार्टमेंटल या डिविजनल मैनेजर या बिजनेस यूनिट लेवल के मैनेजर्स काम करते हैं। जैसे टाटा मोटर्स का सीईओ कोई और है, एमडी कोई और, तनिष्क का कोई और काम देखता है, एफएमसीजी सेक्टर कोई और देखता है। तो इस तरीके से अलग अलग बिजनेस डिपार्टमेंट, अलग अलग जो डिवीजन है, अलग अलग सेगमेंट हैं, अलग अलग जो पोर्टफोलियो के पार्ट हैं, उनका जो मैनेजमेंट, जो टॉप अथॉरिटी होती है, जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है, उसको कहते हैं डिविजनल मैनेजर या डिपार्टमेंटल मैनेजर या बिजनेस लेवल मैनेजर। और जब वो कोई स्ट्रेटजी से संबंधित कोई काम करते हैं या कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं या उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो वह बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी कहलाती है। ये डिपार्टमेंटल और डिविजनल लेवल पे काम करते हैं, अलग अलग बिजनेस लेवल पे काम करते हैं। ऐसे ही ऑपरेशनल और फंक्शनल लेवल की बात करें तो ये फंक्शनल लेवल पे काम करते हैं, और इसमें लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट आता है, जिसमें सुपरवाइजर आते हैं, सुपरिटेंडेंट आते हैं, ऑपरेटिव मैनेजर्स आते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर आते हैं, बॉटम लाइन मैनेजर आते हैं, जो अलग अलग ऑपरेशंस से संबंधित स्ट्रेटजी से संबंध रखते हैं। तो इस प्रकार से बिजनेस का जो थिंक टैंक है, वो अलग अलग स्तरों पे काम करता है, अलग अलग स्तरों पर स्ट्रेटजी स्ट्रेटजिक इंटेंट का निर्माण किया जाता है, अलग अलग स्टेजेस पर स्ट्रेटजी बनाई जाती है, स्ट्रेटजी फार्मूलेशन होता है, अलग अलग स्टेजेस पे अपने अपने उद्देश्य के अनुसार स्ट्रेटजी का इम्प्लीमेंटेशन, उसका इवैल्यूएशन और कंट्रोल किया जाता है। इन अगर स्ट्रेटजी को हम लोगों को ठीक प्रकार से समझना है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को ठीक प्रकार से समझना है, तो इन लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज को ठीक तरीके से समझना होगा, ठीक प्रकार से देखना होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेटजी का मतलब यही है कि जहां हम हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं, इन दोनों के जो बीच का गैप है, वो कैसे समाप्त होगा, इसके संबंध में जो कुछ भी किया जाता है, यानी व्हाट वी आर एंड व्हाट वी वांट टू बी, हम क्या होना चाहते हैं, इसके बीच का जो गैप है, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है। और इस गैप को भरने के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है, या जिन लोगों के द्वारा स्ट्रेटजी जो है वो गवर्न होती है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो सकता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी स्ट्रेटजी बनाता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो सकता है, ऑपरेशनल या फंक्शनल लेवल के मैनेजर्स जो होते हैं या पर्सनल्स होते हैं, वो भी स्ट्रेटजी बनाते हैं, वे भी हो सकते हैं। अब हम लोगों को अलग अलग लेवल की स्ट्रेटजीज को ठीक प्रकार से समझना होगा। तो जैसा कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, सबसे मोस्ट सुप्रीम जो पावर होता है किसी भी बिजनेस का, वो एग्जिस्ट करता है कारपोरेट लेवल पे, वो एग्जिस्ट करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट में।
तो सबसे पहले हम लोग कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी को समझेंगे। निगमीय स्तर की जो रणनीति है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये कैसे सोचते हैं, ये क्या काम करते हैं, किस प्रकार से बिजनेस को ये इन्फ्लुएंस करते हैं, किस सीमा तक ये इन्फ्लुएंस करते हैं, कारपोरेट स्ट्रेटजी होती क्या है, ये कैसे बनाई जाती है, इसके कौन कौन से रूप हैं, इसके कौन कौन से एडवांटेज हैं, इन सब बातों को हम लोग देखेंगे। जहां तक बात है कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी की, तो कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू टॉप मैनेजमेंट। किसी भी बिजनेस का जो टॉप मैनेजमेंट होता है वह कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी से संबंधित होता है, और इसीलिए टॉप लेवल स्ट्रेटजीज के प्रति टॉप मैनेजमेंट ही जिम्मेदार होता है। कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी अगर सफल होती है तो इसमें टॉप मैनेजमेंट का हाथ होता है, और कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी अगर सफल नहीं होती है तो जो फेल्योर है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का फेल्योर है। यानी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी के लिए यदि बात करें तो वह टॉप लेवल मैनेजर्स की होती है। इसमें किया क्या जाता है, टॉप लेवल स्ट्रेटजी या कारपोरेट स्ट्रेटजी के अंतर्गत एक ओवरऑल प्लान बनाया जाता है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में स्ट्रेटजी बनाई जाती है। वैसे यहाँ एक बात समझ लें, जिस प्रकार से कोई एक व्यक्ति है और उसके एक से ज्यादा बच्चे हैं, तो वह व्यक्ति अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, अपने बच्चों की दिशा और दशा के बारे में विचार करता है, उसके संबंध में स्ट्रेटजीज बनाता है, किसको क्या पढ़ाना है, किसको कहाँ पढ़ाना है, दूसरे को कहाँ पढ़ाना है, कौन से स्ट्रीम में जाना है उसको, उसकी क्या रुचि है। इस तरीके से हर व्यक्ति अपने बच्चों के बारे में ध्यान रखता है और कुछ निर्णय लेता है। ठीक इसी प्रकार से जो कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी होती है इसके अंतर्गत भी जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स होती हैं। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का मतलब जैसे टाटा सन्स है, और टाटा सन्स में टाटा मोटर, धनेश, एफएमसीजी, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी, ये सब क्या है, ये अलग अलग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है। अब एक बात और महत्वपूर्ण है, अब एक आदमी के चार बच्चे हैं, तो सबसे ज्यादा वो ध्यान किस पे देता है, जो ज्यादा होनहार है उसके लिए ज्यादा खर्चा करता है, उसके लिए हमेशा उसके पास कुछ न कुछ प्लान होता है कि उसके बारे में वो सोचता रहता है, उसके लिए प्लानिंग करता रहता है। ठीक ऐसे ही जो कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी होती है इसमें भी जो यूनिट्स अच्छा काम कर रही होती हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उनसे बिजनेस को काफी अपेक्षाएं होती हैं। इसलिए टॉप लेवल स्ट्रेटजी जो होती है ज्यादा ज्यादा फोकस्ड होती है ऐसे बिजनेस यूनिट पे जो थोड़ा अपने क्षेत्र की अग्रणी हो। और ऐसा नहीं है कि जो बच्चा नालायक है उसे माँ बाप छोड़ देते हैं, उस पर भी ध्यान रखते हैं, उसके लिए भी, लेकिन वो थोड़ी सी सेकेंड प्रायोरिटी होता है। उसके लिए भी प्लानिंग करते हैं, उसके लिए भी स्ट्रेटजी बनाते हैं, कैसे उसको आगे ले आया जाए, उसका विकास किया जाए। ऐसे ही कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी में जो कंपनियां बॉटम लेवल की होती है, जो बिजनेस या जो सेगमेंट जो है वो अंडर परफॉर्मिंग होता है, उसके लिए भी यहाँ स्ट्रेटजी बनाई जाती है। मीन्स कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजीज में ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान तैयार किया जाता है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखा जाता है। वो जो भी स्ट्रेटजी बनाई जाती है उसको ओवरऑल
ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रख के बनाया जाता है। नेक्स्ट, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस एमंग डिफरेंट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, इसको शॉर्ट में हम लोग SBUs कहेंगे। इसका मतलब होता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। ये अपने आप में एक अलग सेपरेट यूनिट होती है, एक सेपरेट बिजनेस की तरह होती है। जब भी रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है एमंग्स द बिजनेस यूनिट्स, तो इसका जो डिसीजन है वो कारपोरेट लेवल पे लिया जाता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट इस बात को इन्फ्लुएंस करता है कि किसको कितना मिलना चाहिए, किसको कौन सा रिसोर्स मिलना चाहिए, किस पर क्या ध्यान देना है। यह सारी बातें जो है रिसोर्सेज के एलोकेशन के संबंध में कारपोरेट लेवल पर ली जाती है, टॉप लेवल पे ली जाती है। इसलिए रिसोर्स एलोकेशन से संबंधित, संसाधनों के बंटवारे से संबंधित प्रभावी बंटवारे से संबंधित जो निर्णय हैं वह टॉप लेवल पे लिए जाते हैं, और विभिन्न बिजनेस यूनिट को किस प्रकार से रिसोर्सेज प्राप्त होंगे इसके संबंध में जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है वो कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी होती है। अगली बात, कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी का एक यह भी पार्ट होता है कि किस SBU के पास एक्सेस रिसोर्सेज हैं और किसके पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, किसको रिसोर्सेज की डिमांड है और किसके पास सरप्लस है। तो ट्रांसफरिंग ऑफ रिसोर्सेज भी टॉप लेवल स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। यानी जब किसी बिजनेस के रिसोर्स को दूसरे बिजनेस में ट्रांसफर करना होता है तो इसके लिए कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ती है, या इसके लिए जो रणनीति बनाई जाती है, जो स्ट्रेटजी तय की जाती है वो कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी के अंतर्गत आती है। इसके अतिरिक्त मैनेजिंग द पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस, जरा इस टर्म को समझते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। बाबा रामदेव का नाम सुना है आप में से किसी ने? यस सर। हाँ, अरे वही दाढ़ी वाला बाबा जो आज हर कंपनियों के पतंजलि। लिए जो हर कंपनियों के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है। कब किसका बाट लगा दे, कब किसका बाट लगा दे कोई ठिकाना नहीं। अब जरा देखिए, पतंजलि जो था वो पहले तो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन थे वो बनाता था और योग की शिक्षा दीक्षा देता था। लेकिन जैसे ही ये दाढ़ी बाबा लंगोटी बाबा कूदा, इसने बिजनेस कुछ ज्यादा पढ़ रखा है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ये माहिर खिलाड़ी है। अगर इसको पढ़ लिया जाए तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समझो समझ लिया, यानी बाबा को समझ लिया तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समझ लिया। आज पतंजलि के पोर्टफोलियो की बात करें, पोर्टफोलियो कुछ है नहीं, पोर्टफोलियो का मतलब होता है अ सेट ऑफ कलेक्शंस। अब अगर हम बिजनेस पोर्टफोलियो की बात करें तो अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट SBUs। किन किन सेक्टर्स में आप काम करते हैं? अब पतंजलि को देखो तो ये आयुर्वेदिक फार्मेसी से निकल के, फार्मास्यूटिकल से निकल के और कहा गई FMCG में आ गई। आटा, दाल, तेल, नमक सब कुछ लेके आ गए, यही रुके भी नहीं। अभी नया नया लॉन्च हुआ है, गारमेंट सेक्टर में ये कूद रहे हैं। बाबा की संस्कारी जींस लॉन्च हुई है, आप सबको पता है कि नहीं? नो सर। नहीं तो अब गूगल करना तो पता चलेगा। बाबा जो है वो गारमेंट सेक्टर में भी आ रहा है, संस्कारी जींस लेके आ रहा है, खादी की भी बाट लगाने जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि वह आदमी रोज
अपने सेट ऑफ कलेक्शन में नई चीजें जोड़ते हुए आ रहा है। अभी उसका मोबाइल फोन भी ले आने का विचार है। पतंजलि का मोबाइल फोन आएगा जो बच्चों को संस्कार सिखाएगा। अगर ऐसा कर देते हैं बाबा तो क्या होगा, उनके पोर्टफोलियो में एक नई बात जुड़ जाएगी। क्यों? तो आपने समझा कि पोर्टफोलियो का मतलब क्या है, कि कोई भी एक बिजनेस है तो किन किन सेक्टर्स में काम करती है, कौन कौन से प्रोडक्ट उसके पास है, उसमें जब भी कोई नई चीज जोड़ी जाती है तो कहते हैं कि नई चीज पोर्टफोलियो में ऐड हो गई। और कोई चीज अगर उसमें से हटा दी जाती है तो कहते हैं कि पोर्टफोलियो में से उसको हटा दिया गया, कम कर दिया गया, पोर्टफोलियो में परिवर्तन कर दिया गया। साथ ही साथ यदि पोर्टफोलियो का कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको, या जिसमें अब कोई होप नहीं है, जिसमें कोई और एक्सपेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको कम एडवांटेज दिया जाता है। और जिनमें ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की संभावना है, जिसमें एक्सपेंशन की ज्यादा उम्मीद है, उसमें और प्रोडक्ट सेगमेंटेशन करते हैं, और ज्यादा प्रोडक्ट जोड़ते जाते हैं, और ज्यादा उसमें काम करते जाते हैं। ये सारी कारीगरी जो है वो कहलाती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो बिजनेस का जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है वो कौन डिसाइड करता है? कारपोरेट लेवल पर ये डिसाइड होता है। और इसके संबंध में जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि कौन सा प्रोडक्ट नया जोड़ना है, कौन सा नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कौन सा पुराना बिजनेस बंद करना है, किस प्रोडक्ट को ज्यादा ध्यान देना है, किस पर थोड़ा कम ध्यान देना है, किसके लिए मशीनें का, ये सब कुछ का कारपोरेट लेवल पे तय होता है। इट इज द पार्ट ऑफ कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी मैनेजिंग द पोर्टफोलियो ऑफ अ बिजनेस। कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी, जैसा कि अभी हम लोगों ने जितना भी देखा, इसमें जो भी डिसीजन मेकिंग है, चाहे ओवरऑल प्लान तैयार करने की, रिसोर्सेज मोबिलाइज करने की, रिसोर्सेज को ट्रांसफर करने के लिए, पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए, किसी बिजनेस यूनिट को एडवांटेज देने के लिए, किसी बिजनेस यूनिट की एडवांटेज को विड्रॉल करने के लिए, ये सभी जो होते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन होते हैं। क्यों? टॉप लेवल अथॉरिटी के द्वारा तय किए जाते हैं, इसलिए ये हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग होता है। कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी जो है वो हाईएस्ट लेवल की डिसीजन मेकिंग है। यदि एक बार कोई बात तय हो गई तो उसका बदलना थोड़ा सा कठिन होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ओवरऑल बिजनेस, इंटायर बिजनेस उसके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे बाबा रामदेव ने कोई बात कह दी, पूरी टीम लग जाती है ना काम करने पे। और लास्ट, कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी के जो डिसीजंस होते हैं इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है कंपेयर टू अदर लेवल ऑफ बिजनेस की, अदर लेवल ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजीज की। कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी मोस्ट वैल्यूएबल होती है, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली होती है, और सबको प्रभावित करती है। तो यह तो रही कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी। अब बात करते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर नहीं है, ये जीआईएफ इमेज है, इसको आप देख सकते हैं। और इसका जो काम है वो आप देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी मोस्टली क्या होता है। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी का सबसे फोकस जो वर्क होता है वो होता है, यानी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी मोस्टली जो है कस्टमर सेंट्रिक होती है। कस्टमर की वांट, कस्टमर की नीड्स क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड होती है। या ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं, या बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज की कैटेगरी में वे स्ट्रेटजीज आती हैं जो
बिजनेस लेवल पे तैयार की जाती हैं, एसबीयूज लेवल पे तैयार की जाती हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट लेवल पे तैयार की जाती हैं, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा तैयार की जाती है। इन्हें बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज कहते हैं। ये स्ट्रेटजी इस बात पर ज्यादा ध्यान देती है, ज्यादा फोकस करती हैं कि कस्टमर की नीड्स को, कस्टमर की वांट्स को कैसे सेटिस्फाई किया जाए, कैसे, क्योंकि कस्टमर ही एक ऐसा वेट होता है ना, जिसके पलड़े में ज्यादा वो कंपटीशन को बीट कर लेता है, वही टॉप होता है। जैसे आज हम बात करें, आप सबने एक कंपनी का नाम सुना होगा, HUL। कोई बताएगा फुल फॉर्म? हिंदुस्तान यूनिलीवर। या वेरी गुड। ये कहाँ की कंपनी है? सर ये इंडिया की है शायद। इंडिया की तो पक्का नहीं है। इंडिया की नहीं। और ये ऐसी कंपनी है ना, इन लोगों के सेंटीमेंट के साथ खेलती है। इंडिया में आई तो लिख दिया हिंदुस्तान यूनिलीवर, पाकिस्तान में ये पाकिस्तान यूनिलीवर के नाम से है। जिस देश में जाती है ना, वहां के लोगों के, वहां के कस्टमर के जो सेंटिमेंट्स होते हैं उनको भांपती है, और उसी के हिसाब से अपना नाम ले लेती है। अब मोस्टली ये उस देश के नाम से जुड़ जाती है ताकि लगे कि उसी देश की कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मल्टीनेशनल कंपनी है, दुनिया में कहीं आप जाओगे इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। और एक बात और, कोई दुनिया का ऐसा आदमी नहीं होगा, अगर होगा तो वो आदमी नहीं है, जो यूनिलीवर का प्रोडक्ट इस्तेमाल ना किया। इसके प्रोडक्ट की सेगमेंटेशन आप बता सकते हैं क्या बनाती है? बताओ क्या बनाती है? सर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड साबुन वगैरह या फिर बहुत कुछ बनाती है प्रोडक्ट्स, केमिकल अरे भी कोई बनाती एक है प्रोडक्ट प्लस। बताओ ना। सर डब, सर लक्स, डब अच्छा, पॉन्ड्स। वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यह एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बनाती है, जिनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। लगभग आप जितना साबुन का नाम जानते होंगे ना, सब यूनिलीवर बनाती है। बहुत कम ही आप साबुन का नाम लेंगे, जैसे गोदरेज वगैरह, जो कोई जानता नहीं है, कोई और बनाता होगा, नहीं तो बाकी सारा सोप का जितना सेगमेंट है, आप मोस्टली किसी मॉल में चले जाओ तो उसका 95% जो सोप का सेगमेंटेशन है, उसमें पलट के देखोगे यूनिलीवर, लाइफ बॉय घिसता ही नहीं, लक्स, बहुत सारे, इसके इतने सारे प्रोडक्ट हैं एफएमसीजी में, जिससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। निश्चित तौर पर हर आदमी इसका इस्तेमाल कर। इसने किया क्या? इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है? तो मैंने बताया ना कि दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसने यूनिलीवर के, बेसिकली हिंदुस्तान यूनिलीवर ना क्या, इसको यूनिलीवर का है, यूनिलीवर के प्रोडक्ट को इस्तेमाल ना किया हो। आज दुनिया में अगर 8 अरब की आबादी है ना, तो उसमें 7.5 अरब लोग तो इसका इस्तेमाल पक्का करते हैं, पक्का इसके कस्टमर है। तो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? ये आज कोई भी, अभी मैंने बताया ना कि शॉप की कंडीशन में देख लो, तो इस कंपटीशन को कोई इससे बीट नहीं कर सकता। इसका सबसे ज्यादा कस्टमर इसके हैं, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। क्यों? क्योंकि ये कस्टमर की वांट्स को समझता है, कस्टमर की नीड को समझता है, और उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन करता है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाता है, और इसलिए यह कंपटीशन में हमेशा हमेशा आगे रहता है। और इसमें रोल किसका है?
प्रोडक्ट डेवलपमेंट में रोल किसका है? तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में रोल होता है बिजनेस लेवल मैनेजमेंट का। वही तय करता है कि मुझे क्या बनाना है, मुझे प्रोडक्ट में क्या फ्लेवर चेंज कर देना है, मुझे प्रोडक्ट की किस प्रकार से पैकिंग चेंज कर देनी है। ये सब डिसीजन जो है बिजनेस लेवल पे लिए जाते हैं। इसमें टॉप लेवल कोई अड़ंगा नहीं लगा सकता, कोई रोल नहीं प्ले करता है। अगली बात समझे बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी की। या जैसा कि आप जानते हैं कि बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी बिजनेस लेवल मैनेजमेंट के द्वारा तय की जाती है, यानी बिजनेस लेवल के जो हेड्स होते हैं उनके द्वारा तय की जाती है, एसबीयूज के जो हेड होते हैं उनके द्वारा तय की जाती है। यहाँ अगली जो बात है वो ये है, जैसा कि हम लोगों ने लेवल ऑफ मैनेजमेंट में देखा है कि एक जो बिजनेस यूनिट होती है, एसबीयू होती है, उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, ये सभी जो फंक्शनल या ऑपरेशनल लेवल है, इनको जो रिसोर्स का एलोकेशन होता है वो कौन करता है? उसके लिए स्ट्रेटजी कौन तैयार करता है कि मतलब कौन सी मशीन मंगानी है, फाइनेंस कहाँ से लेना है, हमारे मार्केटिंग की स्ट्रेटजी क्या होगी, या मार्केटिंग से रिलेटेड अगर कोई जरूरत है, कोई एचआर की जरूरत है, ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, पर्सोनल्स की जरूरत है, तो यह बिजनेस लेवल पे तय किया जाता है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी के द्वारा इसको पूरा किया जाता है। तो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, जैसे हमने कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी देखा था, तो कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी जो है रिसोर्सेज का एलोकेशन अमंग्स द बिजनेस यूनिट करती है, बिजनेस लेवल के आधार पर, एसबीयूज के आधार पर वो रिसोर्सेज का एलोकेशन करती है, लेकिन वो डिपार्टमेंटल लेवल पे नहीं करते। डिपार्टमेंटल लेवल पे रिसोर्सेज का एलोकेशन कौन करता है? तो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी के माध्यम से जो ऑपरेशनल लेवल है या फंक्शनल लेवल है वहां रिसोर्सेज का एलोकेशन किया जाता है। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी, इट इज द बॉटम लेवल ऑफ स्ट्रेटजी। लोअर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा जो तैयार की जाने वाली स्ट्रेटजी होती है उसको कहते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। डे टू डे के रोज के जो काम है, रेकरिंग जो कामकाज है, उससे संबंधित वेरी शार्ट स्पैन ऑफ टाइम से संबंधित जो स्ट्रेटजी है वह फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी का पार्ट होती है। वह जो स्ट्रेटजी होती है उसको हम लोग फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी कहते हैं। यह स्ट्रेटजी बनाई तो जाती है फंक्शनल लेवल या बॉटम लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, लेकिन ये गाइडेड होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट से या मिडिल लेवल मैनेजमेंट से। यानी ये डिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट नहीं होती है। ज्यादातर जो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं, एक गाइडलाइन के अंतर्गत काम करती हैं, या यूं कहें टॉप लेवल स्ट्रेटजी या बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी को सफल बनाने के लिए फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ती है, या जो स्ट्रेटजी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी या टॉप लेवल स्ट्रेटजी को सफल बनाती है उसको कहते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। ये बॉटम लेवल के ऑपरेशन से संबंधित जो निर्णय है उनसे संबंधित होती है। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? ये वेरियस फंक्शनल एरिया से संबंधित, विभिन्न प्रकार के कार्य क्षेत्रों से संबंधित रणनीतियां तैयार करती है, पॉलिसीज बनाती हैं, जिसमें प्रोडक्शन से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, पर्सोनल से रिलेटेड और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो मोस्टली बॉटम लेवल या लोअर लेवल या फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी की पार्ट होती हैं। आर एंड डी का मतलब
व्हाट डू यू मीन बाय R&D? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। या वेरी गुड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित जो स्ट्रेटजी जो होती हैं वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित यहाँ जो बात है, बहुत ऊंचे लेवल का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो तो टॉप लेवल पे होता है, लेकिन प्रोडक्ट से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केट से रिलेटेड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी की पार्ट होती है। ये फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी से संबंधित होती है। आज के लिए बस इतना ही।